दोस्तों आज मैं एक ऐसे केस के बारे में बात करूंगा जो कानूनी तौर पर सबसे ज्यादा उलझा हुआ केस है। इसमें इतने सारे ट्विस्ट हैं जिसके आधार पर आसानी से कोई बॉलीवुड मूवी बनाई जा सकती है। लेकिन इस वीडियो के एंड तक आप सभी समझ जाएंगे कि आखिर उस रात मकान नंबर L32 में क्या हुआ था और सिर्फ पुलिस की लापरवाही की वजह से ये केस अभी तक लटका पड़ा है। नोएडा के सेक्टर 25 के मकान नंबर L32 में 15 मई 2008 की रात कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक ना तो पुलिस सुलझा पाई है और ना ही सीबीआई। इस मकान नंबर L32 में 3 लोगों का एक छोटा सा परिवार रहता था। पिता डॉक्टर राजेश तलवार, माँ डॉक्टर नुपुर तलवार और उनकी इकलौती बेटी आरुषि तलवार जिसकी उम्र उस समय मात्र 14 साल थी। इन तीनों के अलावा एक और शख्स इस घर में रहता था, घर का नौकर हेमराज, जो कि नेपाल से था। हेमराज का कमरा घर के बाहरी तरफ था और हेमराज के कमरे का एक गेट घर के बाहर खुलता था और दूसरा गेट आरुषि के कमरे में खुलता था। मतलब घर के मेन गेट के अलावा भी घर में घुसने का एक और रास्ता था। तो बात है 15 मई 2008 की। दरअसल आरुषि का जन्मदिन 24 मई को आता था, लेकिन 16 मई से स्कूल की छुट्टियां होनी थी, तो आरुषि ने अपना जन्मदिन 16 मई को ही अपने दोस्तों के साथ मनाने का मन बना लिया था। तो 15 मई की रात खाना खाने के बाद आरुषि के पिता डॉक्टर राजेश तलवार और माँ नुपुर तलवार एक कैमरा अपनी बेटी को गिफ्ट करते हैं। तो आरुषि अपना बर्थडे गिफ्ट पाकर बहुत खुश होती है और वो काफी सारी फोटोज क्लिक करती है और उस कैमरे में आखिरी फोटो 10:10 पर क्लिक होती है और फिर सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रात को करीब 11 बजे राजेश तलवार को अपने लैपटॉप पर कोई इम्पोर्टेंट काम करना होता है, तो वो लैपटॉप ऑन करके काम पर बैठ जाते हैं और नुपुर तलवार इंटरनेट राउटर को ऑन करने आरुषि के कमरे में जाती है। तब वो देखती है कि आरुषि कोई नॉवेल पढ़ रही है, तो नुपुर तलवार आरुषि को बिना परेशान किए चुपचाप इंटरनेट राउटर ऑन करके वापस आ जाती है। फिर राजेश तलवार करीब 12:15 बजे तक लैपटॉप पर काम करते हैं और फिर सो जाते हैं। अब अगली सुबह 6 बजे घर की बेल बजती है। बाहर गेट पर थी घर की मेड भारती मंडल। वो हर रोज इसी टाइम पर काम करने आती थी और हमेशा पहली बेल बजते ही घर का नौकर हेमराज गेट खोलने आ जाता था, लेकिन उस दिन कोई नहीं आया। फिर जब भारती ने 2-3 बार बेल और बजाई तो नुपुर तलवार घर के अंदर के दरवाजे पर आकर बोली कि हेमराज कहाँ है। इस पर भारती ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। तो नुपुर ने कहा, शायद दूध देने गया होगा, तुम 5 मिनट इंतजार कर लो, वो आता ही होगा। इस पर भारती ने कहा, मुझे और भी कहीं काम करने जाना है, आप बालकनी से ही चाबी फेंक दो। तो नुपुर बालकनी से ही चाबी फेंक देती है। इसी बीच डॉक्टर राजेश तलवार भी उठ जाते हैं और वो उठकर जैसे ही डाइनिंग हॉल में आते हैं तो वो देखते हैं कि एक खाली दारू की बोतल टेबल पर पड़ी है और उस पर काफी सारे खून के निशान हैं। ये देखकर जैसे ही डॉक्टर राजेश तलवार ने आरुषि के कमरे का गेट खोला तो अंदर की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। आरुषि के बेड पर खून ही खून बिखरा पड़ा था और आरुषि के गले पर बहुत सारे चोट के निशान थे और बेड पर आरुषि की लाश पड़ी थी। ये देखकर डॉक्टर राजेश तलवार जोर जोर से चीखने लगते हैं। आवाज सुनकर नुपुर भी दौड़कर उसी कमरे में आ जाती है और ये सब देखकर वो एकदम शून्य हो जाती है, उनसे कुछ बोला ही नहीं जाता। इसी बीच घर की मेड भारती मंडल भी गेट खोलकर अंदर आ जाती है और चीखें सुनकर उसी कमरे में जाती है। तो घर की मालकिन नुपुर उसे दिखाती है कि देखो ये हेमराज ने क्या कर दिया, और जोर जोर से रोने लगती है। भारती ये सारा नजारा देखकर राजेश और नुपुर तलवार को संभालती है और फिर नुपुर तलवार की परमिशन पर पड़ोसियों को भी बुलाकर ले आती है और इसी बीच कोई सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को भी बुला लेता है। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि उस घर में करीब 25 से 30 लोग मौजूद हैं। पुलिस के पूछने पर राजेश तलवार बताते हैं कि घर के नौकर हेमराज ने ही मेरी बेटी की हत्या की है, आप जाकर उसे पकड़िए। पहली नजर में तो पुलिस को भी यही लगा कि हेमराज ने ये सब किया होगा क्योंकि वो घर से फरार था। पुलिस के मुताबिक सबके सो जाने के बाद हेमराज ने शराब पी होगी और नशे में आरुषि से बदतमीजी की होगी और इसका विरोध करने पर हेमराज को गुस्सा आ गया और वो आरुषि का मर्डर करके वहाँ से भाग गया। जब पुलिस घर की जाँच कर रही थी तब उन्होंने देखा कि छत पर जाने वाले दरवाजे पर लॉक लगा है। तो जब उन्होंने राजेश तलवार से उसकी चाबी मांगी तो राजेश तलवार ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि मेरी बेटी का हत्यारा नेपाल भाग गया है और आप उसे पकड़ने की बजाय यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं। तब पुलिस ने भी ज्यादा बहस नहीं की और उनकी एक टीम नेपाल के लिए निकल गई और हेमराज पर 20,000 का इनाम भी रख दिया। इसी बीच आरुषि के शव का पोस्टमार्टम भी हो जाता है और राजेश तलवार जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं और अगले दिन यानी 17 मई 2008 को आरुषि के माता पिता उसकी अस्थियां लेकर हरिद्वार के लिए निकल जाते हैं। लेकिन घर में जाँच के लिए पुलिस वालों का आना जाना लगा रहता है। उसी दिन सुबह करीब 10:30 बजे एक पुलिसकर्मी जाँच के दौरान छत के दरवाजे पर लगा लॉक देखकर उसे खोलने की कोशिश करता है और जब लॉक नहीं खुलता तो आखिर में उसे तोड़ दिया जाता है। अब पुलिस की टीम छत पर पहुंचकर जो देखती है उसे देखकर हर कोई चौंक जाता है। दरअसल छत पर एक कोने में चादर में लपेटी हुई एक लाश पड़ी थी। लाश को डॉक्टर राजेश तलवार के भाई को दिखाया जाता है तो वो उसे पहचान नहीं पाते। तो हरिद्वार कॉल करके डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार को भी खबर की जाती है और उन्हें जल्द से जल्द वापस बुलाया जाता है। और फिर जब पुलिस राजेश तलवार से पूछती है कि क्या ये शव हेमराज का है तो डॉक्टर राजेश
शव को पहचानने से इनकार कर देते हैं। फिर पुलिस हेमराज के कुछ दोस्तों को बुलाती है जो उसी एरिया में काम करते हैं, तो वो लोग शव को देखते ही पहचान लेते हैं कि ये तो हेमराज की ही लाश है। अब पुलिस का दिमाग ठनकने लगता है कि अगर आरुषि को हेमराज ने मारा है तो हेमराज की हत्या किसने की है। इस पर पुलिस अपनी आगे की जाँच जारी रखती है। अपनी आगे की जाँच के बाद पुलिस एक विष्णु शर्मा नाम के शख्स पर अपना शक जताती है। दरअसल विष्णु शर्मा हेमराज की जगह पहले डॉक्टर राजेश के यहाँ काम करता था और एक बार विष्णु को किसी इमरजेंसी के चलते अपने गांव जाना पड़ा, इसलिए विष्णु ने कुछ दिनों के लिए अपनी जगह हेमराज को काम सौंप दिया। लेकिन जब विष्णु वापस लौटा तो उसे पता चला कि घर के मालिक ने हेमराज को ही परमानेंट काम पर रख दिया है। इस बात पर विष्णु हेमराज से काफी नाराज था और पुलिस के मुताबिक 15 मई की रात वो इसका बदला लेने के लिए हेमराज के पास आया और बहस करने लगा। लेकिन बात काफी आगे बढ़ गई और विष्णु ने हेमराज की हत्या कर दी और ये हत्या होते हुए आरुषि ने देख लिया तो विष्णु ने आरुषि की भी हत्या कर दी। इस बात को आधार मानते हुए जांच आगे बढ़ाई गई, लेकिन आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि हत्या की रात विष्णु भारत में था ही नहीं बल्कि नेपाल में था। अब पुलिस फिर से वहीं आ गई जहां से उसने शुरू किया था। उन्होंने 2 लोगों पर शक जताया जिनमें से एक का तो खुद का मर्डर हो चुका था और दूसरा आदमी उस समय वहां था ही नहीं। इसी बीच ये केस पूरे इंडिया में हाईलाइट हो चुका था और मीडिया ने भी इस स्टोरी को खूब कवर किया। लेकिन कुछ न्यूज चैनल्स और प्रिंट मीडिया ने अपनी ही एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और आरुषि तलवार का हत्यारा उन्हीं के पिता राजेश तलवार और मां नूपुर तलवार को ठहरा दिया। और इधर पुलिस को भी केस सॉल्व करना था तो उन्होंने भी मीडिया से इंस्पायर होकर डॉक्टर राजेश तलवार और नूपुर तलवार पर शक जताते हुए उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और फिर डॉक्टर राजेश तलवार को गिरफ्तार भी कर लिया। बाद में पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि डॉक्टर राजेश तलवार का अनीता दुर्रानी नाम की किसी लेडी के साथ अफेयर चल रहा था और इसके बारे में उनकी बेटी आरुषि तलवार को पता चल गया था। तो आरुषि ने इसका विरोध किया, लेकिन राजेश तलवार ने आरुषि की बात अनसुनी कर दी। इस बात पर आरुषि को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वो गुस्से में आकर घर के नौकर हेमराज के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी। और हत्या की रात डॉक्टर राजेश तलवार किसी काम से अपने रूम से बाहर निकले तो उन्हें आरुषि के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। तो जब उन्होंने आरुषि के कमरे का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि आरुषि हेमराज से संबंध बना रही थी। इस पर राजेश तलवार को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने हेमराज की हत्या कर दी और उसका शव छत पर छुपा दिया। फिर वापस नीचे आकर खूब सारी शराब पी और फिर अपनी बेटी आरुषि की भी हत्या कर दी। अब पुलिस को ये लगा कि शायद ये केस अब क्लोज हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पुलिस के इस स्टेटमेंट के बाद पुलिस द्वारा आरुषि के चरित्र पर शक करने की बात का काफी ज्यादा विरोध होने लगा और पुलिस पर इतना प्रेशर आया कि उनको अपना बयान बदलना पड़ा। अब नए बयान में पुलिस ने बताया कि डॉक्टर राजेश तलवार के अफेयर के बारे में जब उनकी बेटी आरुषि को पता चला तो आरुषि उन्हें ब्लैकमेल करने लगी और इस ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर डॉक्टर राजेश ने आरुषि की हत्या कर दी और घर के नौकर हेमराज ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया था। तो डॉक्टर राजेश ने हेमराज को भी जान से मार दिया और बाद में सबूत मिटाने में उनकी पत्नी नूपुर तलवार ने भी उनका साथ दिया। पुलिस के इस बयान के बाद भी जांच चल रही थी, लेकिन तब तक ये केस पूरे भारत में चर्चा का विषय बन चुका था। इसी को देखते हुए 1 जून 2008 को ये केस सीबीआई को दे दिया गया और सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सीबीआई ने इस केस पर जो अपना बयान दिया उसे समझने के लिए आपको कुछ नए लोगों के बारे में भी जानना जरूरी है। डॉक्टर राजेश तलवार के क्लिनिक पर एक शख्स काम करता था जिसका नाम था कृष्णा थडरी और राजेश तलवार के दोस्त के घर का काम करने वाला एक नौकर जिसका नाम था राजकुमार और तीसरा व्यक्ति है विजय मंडल उर्फ शंभू। ये आदमी भी डॉक्टर राजेश तलवार के पड़ोसी के यहाँ घर का काम करता था। कृष्णा, राजकुमार, विजय मंडल और हेमराज ये सभी एक दूसरे को जानते थे और रेगुलर मिलते भी रहते थे। दरअसल सीबीआई को जांच में पता चला कि आरुषि की हत्या के 2 दिन पहले राजेश तलवार के क्लिनिक पर काम करने वाले कृष्णा के हाथों कोई गलती हो गई थी और इसके लिए डॉक्टर राजेश ने कृष्णा को काफी ज्यादा सुनाया था और उसकी बेइज्जती भी की थी। और उसके अगले दिन कृष्णा ने हेमराज से कहा कि मैं बहुत ही जल्द डॉक्टर राजेश से अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा और ये बात डॉक्टर राजेश के ड्राइवर ने सुन ली थी और ड्राइवर की गवाही के बाद कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सीबीआई को कृष्णा के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था, तो सीबीआई ने कृष्णा का पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट भी करवाया। इस टेस्ट के दौरान कृष्णा ने राजकुमार का नाम लिया जो कि राजेश तलवार के दोस्त के घर काम करता था। बाद में राजकुमार का भी नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया तो एक और शख्स का नाम सामने आया, विजय मंडल। ये आदमी भी डॉक्टर राजेश के पड़ोसी के घर पर काम करता था। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई से अरुण कुमार 11 जुलाई 2008 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सीबीआई की तरफ से इस केस पर स्टेटमेंट देते हैं। अरुण कुमार बताते हैं कि डॉक्टर राजेश तलवार और नूपुर तलवार के खिलाफ हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं और ये भी बताया कि कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल से पूछताछ में हत्या के कई संभावित कारण हमें मिले हैं। उन्होंने पहला कारण बताया कि 15 मई की रात ये तीनों लोग हेमराज के कमरे में उससे मिलने गए थे। फिर चारों ने वहां बैठकर शराब पी और कृष्णा ने डॉक्टर राजेश तलवार से अपनी बेइज्जती का बदला लेने की बात अपने ग्रुप में की। लेकिन क्योंकि हेमराज के कमरे का एक दरवाजा आरुषि के कमरे में खुलता था तो आरुषि ने उसकी सारी बातें सुन ली और आरुषि ने उनसे कहा कि मैं ये सारी बातें अपने पिता डॉक्टर राजेश तलवार को बता
बता दूंगी। इस पर कृष्णा को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आरुषि की हत्या कर दी। और ये सब होते हुए हेमराज ने देख लिया तो कहीं हेमराज किसी को कुछ बता ना दे, इसलिए सबने मिलकर उसकी भी हत्या कर दी। अरुण कुमार ने आगे बताया कि तीनों नौकरों से पूछताछ में दूसरी कहानी ये सामने आई है कि चारों लोग शराब पी रहे थे और शराब के नशे में कृष्णा और राजकुमार आरुषि के कमरे में चले गए और उसके साथ गलत हरकतें करने लगे। आरुषि ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने आरुषि की हत्या कर दी और ये सब होते हुए हेमराज ने देख लिया, इसलिए उन्होंने हेमराज की भी हत्या कर दी और वहाँ से भाग गए। अब सीबीआई को लगा कि ये केस सॉल्व हो जाएगा क्योंकि शक के कटघरे में कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल ये तीनों थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला है। दरअसल कृष्णा के मकान मालिक के जोहरी ने गवाही दी कि 15 मई की रात कृष्णा घर पर ही था और विजय मंडल के मालिक पुलिस टंडन ने भी गवाही दी कि 15 मई की रात विजय मंडल उनके घर पर ही था। और तीसरे व्यक्ति राजकुमार की मालकिन अनीता दुर्रानी ने भी ये गवाही दे दी कि राजकुमार 15 मई की रात घर पर ही था। इसके अलावा डॉक्टर राजेश तलवार जिस आवास मंडल में रहते थे वहाँ पर 15 मई की रात 6 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे और किसी ने भी इस बात को कंफर्म नहीं किया कि उस रात इन तीनों में से कोई भी वहां पर आया। इसके अलावा इन तीनों में से किसी के भी फिंगरप्रिंट्स डॉक्टर राजेश तलवार के घर से नहीं मिले। बाद में ये भी पता चला कि सीबीआई की टीम ने उन तीनों से जबरदस्ती जुर्म कबूल करवाया था और नार्को टेस्ट से पहले एक बनी बनाई कहानी उन्हें बार बार सुनाई गई और उसे कबूल करने पर भी मजबूर किया गया। इसके बाद सितंबर 2008 में सीबीआई द्वारा एक नई टीम का गठन किया गया और ये केस उन्हें सौंप दिया गया। नई टीम ने सबसे पहले कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल को ठोस सबूतों की कमी के कारण रिहा कर दिया और इस केस की जांच शुरू से शुरू की। जब सीबीआई ने आरुषि का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स से पूछताछ की तब पता चला कि आरुषि के प्राइवेट पार्ट्स काफी अच्छे तरीके से क्लीन किए हुए थे और घर के नौकर हेमराज के प्राइवेट पार्ट्स में जिस तरह की सूजन थी उसके आधार पर कहा जा सकता है कि हत्या से पहले उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया होगा। और बाद में जांच में यह भी पता चला कि जब आरुषि का पोस्टमार्टम हो रहा था तब डॉक्टर राजेश तलवार ने अपने किसी मिलने वाले को कॉल करके पोस्टमार्टम कर रहे डॉक्टर्स को भी कॉल करवाया और कहा कि रिपोर्ट में कहीं भी आरुषि का रेप होने या उसके प्राइवेट पार्ट्स में सीमन मिलने का जिक्र ना करें। इसके बाद भी सीबीआई की नई टीम को कोई ठोस सबूत नहीं मिलते हैं जिसके आधार पर डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार को दोषी ठहरा सके। इसलिए 29 दिसंबर 2010 को सीबीआई ने कोर्ट से इस केस को बंद करने की अपील की और अपनी क्लोजिंग रिपोर्ट में सीबीआई की नई टीम ने डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार पर ही शक जताया और इसके बाद कोर्ट ने भी सबूत के अभाव में इस केस को बंद करने की मंजूरी दे दी। अब एक तरह से तो ये केस पूरी तरह से बंद हो गया था, लेकिन इस कहानी में यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है। दरअसल सीबीआई ने अपनी क्लोजिंग रिपोर्ट में डॉक्टर राजेश तलवार पर शक जताया था। वो शक डॉक्टर राजेश तलवार को चुभने लगा और उन्होंने सीबीआई के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। डॉक्टर राजेश तलवार का ये कदम उन्हें ही भारी पड़ा क्योंकि आगे चलकर कोर्ट ने इस केस को रीओपन करने का ऑर्डर दे दिया और अब इस केस पर एक बार फिर से जांच शुरू हुई और अपनी जांच के बाद सीबीआई की तरफ से एजीएल कॉल ने अपना स्टेटमेंट दिया। सीबीआई के अनुसार 15 मई 2008 की रात जब सभी सो रहे थे तब डॉक्टर राजेश तलवार को हेमराज के कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। जब डॉक्टर राजेश तलवार देखने गए तो हेमराज के कमरे में कोई नहीं था और हेमराज का बिस्तर भी खाली पड़ा था। तो डॉक्टर राजेश को शक हुआ और वो हेमराज के रूम में पड़े गोल्फ स्टिक को उठाकर आरुषि के कमरे में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि हेमराज और आरुषि दोनों बिस्तर पर एक साथ हैं और शारीरिक संबंध बना रहे हैं। ये देखकर डॉक्टर राजेश को गुस्सा आ गया और उन्होंने गोल्फ स्टिक से हेमराज के सिर पर वार कर दिया और हेमराज सीधा नीचे गिर गया। अब जैसे ही डॉक्टर राजेश ने हेमराज पर दूसरा वार किया तो वो सीधा आरुषि के सर को जा लगा और हेमराज और आरुषि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इतने में वहाँ पर डॉक्टर नुपुर तलवार भी आ गई, लेकिन तब तक दोनों की जान जा चुकी थी। अब नुपुर तलवार के पास राजेश तलवार की हेल्प करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तब डॉक्टर राजेश ने इसे हत्या का रूप देने के लिए अपनी सर्जिकल ब्लेड से हेमराज का गला काटा और शव को कपड़े में लपेटकर छत पर छुपा दिया और नुपुर तलवार ने आरुषि के प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से क्लीन किया और डॉक्टर राजेश ने आरुषि के गले पर भी सर्जिकल ब्लेड से निशान बना दिए। और फिर डॉक्टर राजेश तलवार शराब पीते हुए सुबह का इंतजार करने लगे और सुबह होते ही उन्होंने अपने प्लान के अकॉर्डिंग बिहेव करना शुरू कर दिया। सीबीआई की ये स्टेटमेंट सुनकर कोर्ट ने 26 नवंबर 2013 को डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी और उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों ये केस यहाँ पर भी बंद नहीं हुआ और जनवरी 2014 में डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील कर दी। अब मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चलने लगा और 12 अक्टूबर 2017 को हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार को बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन दोस्तों ये केस यहाँ भी बंद नहीं हुआ और 8 मार्च 2018 को सीबीआई ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन
विचाराधीन है। दोस्तों ये मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ पड़ा है, लेकिन ये पूरी कहानी सुनकर आप इस नतीजे पर तो जरूर पहुंच चुके होंगे कि आखिर आरुषि और हेमराज का हत्यारा कौन है। इस वीडियो पर कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं।